चलिए सभी लोग ओके, सभी लोगों ने पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी थी एम्ब्रियोलॉजी वाली, पढ़कर आए। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आज हमारा क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक बार पढ़ा है, एक बार ही पढ़कर आते हैं। चलिए सभी लोग पढ़कर आए हुए हैं पूरी ईमानदारी से। चलिए ओके, प्रीति सिंह जी ने भी पढ़ाई कर ली है। अगर जिसके नंबर आज देखते हैं 50 में से कितने आने वाले हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न से पहले बंदूक चलाएंगे। उससे पहले आपको पता है कि हमारा पीजीटी बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं उसमें। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टीजीटी का चल रहा है, साइंस कंप्लीट चल रहा है। एप्लीकेशन पर सब कुछ आपको मिल रहा है, बस आपको जुड़ना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और अब चयन परीक्षा की भी अब जल्दी से अनाउंसमेंट होने वाला है। कोर्स चल रहा है, आप जुड़ जाइए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और ढिसक्यां बंदूक चल चुकी है। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में होता है। एपोकार्पस अंडाशय में क्या होता है हमने पढ़ रखा है। समय आपका होता है स्टार्ट। 30 सेकंड का समय है आपके पास में। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, कुमारी आरती जी का आंसर आ गया है, सांगवी जी का आंसर, विकास कुमार जी का आंसर, पूजा जी का आंसर, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सुषमा जी का आंसर। इसके बाद आप ये मत बोलना सबके नाम लिए जाएं। अभी मैं पहली बार में ही सबके नाम ले रहा हूँ। निराशा जी का, ओके, स्मिता कुमारी जी, सभी क्या मुझे आंसर दिखाई देने लग गए हैं। बहुत बढ़िया। भागीरथी जी, सभी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि पता लगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। एंड में पूरी ईमानदारी से आंसर देना। तो हमने देखा था एपोकार्पस, देखो मोनोकार्पस होता है, एपोकार्पस होता है, सिनकार्पस होता है। हमने पढ़ा था कि मोनोकार्पस जो होता है उसमें एक ही अंडा से होता है। सिनकार्पस में हमने देखा था कि एक से ज़्यादा अंडा से होते हैं, लेकिन वो आपस में चिपके हुए होते हैं। और एपोकार्पस में क्या होता है, अंडा से एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखिए बी इज द राइट आंसर। मोनोकार्पस में एक ही था, एपोकार्पस, सिनकार्पस तो हमने ये देखा था कि एकल फल इन दोनों से बनते हैं, पुंज फल इनसे बनते हैं। तो याद रखना एपोकार्पस में आपको अंडा से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बहुत से अंडक मगर स्वतंत्र होते हैं। ये पढ़ा चुके हैं आपको, बिल्कुल पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मुक्त केंद्रकों से युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सॉरी, बताइए जल्दी से, समय आपका निकलते जा रहा है। आपकी ईमानदारी आपके हाथों में है। पूरी ईमानदारी से आपको आंसर देना है, कॉपी पर नोट करते चलना है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आएंगे। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आधे लोगों के बहुत सेम दिख रहे हैं। चलिए सभी लोगों के यहाँ पर मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर आंसर आना चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो, मुक्त केंद्रकों से युक्त एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब हमने देखा था भ्रूणपोष। भ्रूणपोष केंद्रकीय भी होता है और कोशिकीय भी होता है। नारियल के अंदर, नारियल का पानी जो पीते हैं हम, वो केंद्रक वाला ही होता है। तो ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, नारियल वाला। बाकी हमने मूंगफली में हमने बीज पत्रक देखा था, जिन्होंने मूंगफली लगाई थी। ठीक है, तो ए वाले एक नंबर ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट बताइए, पढ़ो आराम से, सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा है? क्या बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा है? ब्लर हो रहा है ना? क्लियर दिख रहा है या ब्लर हो रहा है? एक मिनट, यहाँ से कुछ सेटिंग रहती है, मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है? चलिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही, पहले ये बताओ।
चलिए सही दिख रहा है ना, फिर थोड़ी देर के लिए ब्लर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप ध्यान देना। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा आवृत्त बीजियों के मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, यस आ रही है आवाज भी क्लियर, गेट लटका देना। निम्न में से कौन सा आवृत्त बीजियों के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है? तो नहीं एक ही बात पूछी जा रही है और बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम हो जाएगा, और हमने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। 8 केंद्रक, बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्तियों से घिरे होते हैं, बिल्कुल 8 केंद्रक होते हैं, हमने देखा था एंटीपोडल में 8 केंद्रक होते हैं, इस प्रकार से हमने देखा। अंड उपकरण बीजांड द्वार, अंड उपकरण बीजांड द्वार वाले सिरे निकट स्थित होते हैं, बिल्कुल। अंड उपकरण मतलब जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाएं हमने देखी थी, नीचे वाली कोशिकाएं ये कहाँ होती हैं? तो ये नीचे वाले भाग में ही होती हैं, नीचे वाले भाग में होती हैं, इधर गैप वाले भाग में होती हैं। विपरीत न्यासी कोशिकाएं मतलब एंटीपोडल सेल चैलेजल वाले भाग में होती हैं, ऊपर होती हैं, सही बात है। एक प्रारूप, देखो जिसने ये पढ़ रखा है उससे ये चीजें बनेंगी, और मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको। एक प्रारूपिक आवृत्ति भ्रूण कोष परिपक्वता स्थिति में 6 कोशिकाओं का बना होता है, नहीं 7 कोशिकाओं का बना होता है। तो डी इज अ राइट आंसर। डी जितने लोगों ने लगाया है, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर 7 होंगी, 7 होती हैं, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, इसीलिए आप पेपर में पढ़कर जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट बताइए, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है, उन्होंने ऊपर बदला नहीं है कौन कौन से एग्जाम में आया है, सारे आपके पीजीटी टीजीटी वाले हैं। ऊपर हमारे टाइपिस्ट जी ने आज क्या करा है, उन्होंने वो डाला नहीं है, सिर्फ लिखा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, अब तो एक का भी गलत नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। सभी को मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है। जब पराग नलिका अध्यावरण इंट्यूगमेंट से होकर प्रवेश करती है तो उसे मीसोगेमी के नाम से जानते हैं। हमने पोरोगेमी पढ़ा था, पोरोगेमी में क्या होता है, माइक्रोपाइलर से होकर प्रवेश करती है तो पोरोगेमी, और चैलेजलोगेमी जो रहता है, निवाहकीय प्रवेश रहता है, वो चैलेजा से जाता है, ऊपर से जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। इतना क्लियर, ये किसी का गलत नहीं है। नेक्स्ट बताओ, बीजांड का स्थान जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल जुड़ा रहता है, बताइए बीजांड व्रंत से। हाँ बहुत बढ़िया सांगवी जी। ये अपने आप ब्लर होके ठीक हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। सर दिख नहीं रहा है ना? हाँ चलिए, दिख नहीं रहा वही मैं बोल रहा हूँ, और किसी को चलिए आप, अब मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी क्लियर। चलिए नहीं, दोबारा बात नहीं है, रुको।
चलिए भाई, बीजांड, बीजांड का स्थान जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है। अब आपको प्रॉपर मेरी आवाज आएगी क्लियर, कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आप ध्यान से सुनना, बीजांड का स्थान जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है, मतलब हमने देखा था कि जो एक बिंदु वाला पार्ट होता है उसे हाइलम या नाभिक के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, डी इज अ राइट आंसर। जितने लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही आंसर था, डी इज अ राइट आंसर। बीजांड का स्थान जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम नाभिक बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नीचे जहां पर कनेक्शन होता है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, असंगत का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अलग है? इनमें से कौन सा अलग है उसका चयन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस भी टाइम जुड़ रहा है वो उस समय आंसर देने की कोशिश कीजिए। चले भैया, सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं। डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल। असंगत मतलब यहाँ पर आप देखोगे फीमेल वाला पार्ट है, माइक्रोपाइलर, बीजांड का है, भ्रूणकोश, ये सब फीमेल वाला पार्ट है, लेकिन परागकण क्या है? मेल वाला पार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बिल्कुल अलग की पहचान हमें करनी थी और हम करने में सक्षम हो गए हैं। ये सारे के सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन से। एक मोनोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश जिसमें कोई एंटीपोडल नहीं होता है। बहुत बढ़िया, मैंने ये पढ़ाया है आपको, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन से आपके पीजीटी वाले अगर तैयारी करके जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी, तभी पेपर में आप पास होगे। हमारा एक चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट बचा है, आर्थिक वनस्पति वाला, उसके बाद पैथोजन, उसके बाद हम रिवीजन ही रिवीजन आपको करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। पैथोजन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट करना है हमें, और आर्थिक वनस्पति कवर करना है। उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करना है आपको। चले भाई, सभी के आंसर आना चालू हो गए। देखो, मोनोस्पोरिक के अंदर भ्रूणकोश के एंटीपोडल मतलब ऊपर प्रतिव्यसांत कोशिकाएं किसमें नहीं पाई जाती? दो हमने पढ़े थे मोनोस्पोरिक के अंदर। कौन? पॉलीगोनम पढ़ा था, ओनेथेरा पढ़ा था। ओनेथेरा वाले में बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। देखो ओनेथेरा वाले में हमने देखा था कि इसमें 4 ही कोशिकाएं केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर और बीच वाले केंद्रक गायब रहते हैं। और मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम प्रकार का हम सभी के अंदर नॉर्मली देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या बनता है? बहुत बढ़िया। गुरु बीजाणु मतलब यहां पर मेगास्पोर मदर सेल। चलिए बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? सी, एम्ब्रियो सैक बनता है। भ्रूण कोश या कोशा को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। हमने देखा था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है इसको, कि जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल में से एक कोशिका होती है जो कि न्यूक्लियस से उठकर आती है, ये जाके क्या बनाती है? इस प्रकार से आपने देखा है कि अंदर किसका निर्माण कर देगी? तो अंदर फिर आपका ये भ्रूणकोश का निर्माण हो जाएगा, और भ्रूणकोश के अंदर फिर क्या होगा? भ्रूणपोष का निर्माण और जाइगोट आ जाएगा, और यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा, ये इसको पोषण देगा। ठीक है, तो याद रखना भ्रूणकोशा को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये गलती मत करना, पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अच्छे से पढ़ के आंसर दो। एक ही पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर पीजीटी टीजीटी संविदा शिक्षक वर्ग 2 उन लेवल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो अब आप आराम से बता पाओगे। समय हाथों से निकला जाए। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, सांगवी जी, सुषमा जी, ओके, विकास कुमार जी, नीलम जी, स्वरा जी, सबके आंसर मुझे दिख रहे हैं, और गलत आंसर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक ही पुष्प में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ये ऑटोगेमी है, पर निषेचन नहीं होगा, विषम नहीं होगा, सजातीय पुष्पीय परागण थोड़ी है।
परागण थोड़ी हो रहा है, पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाएगा। सजातीय में तो अलग अलग में होता है। स्व का युग्मक ऑटोगेमी हो जाएगा, इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। डी इज द राइट आंसर, स्व का युग्मक ऑटोगेमी। मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था आपको ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, उसी पौधे के, उसी पेड़ के, उसी फूल के अंदर ही आदान प्रदान हो रहा है। तो इनको देखो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, ये प्रश्न बनते हैं और ये अब आपसे बनने लगेंगे। एक बार और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना सभी लोग। और अगर आप नए नए लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका पेपर 3.0 वाला है या फिर आगे 4.0 देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जुड़कर कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, भ्रूण कोशिका में तंतु रूप उपकरण ... में मिलता है। भ्रूण कोशिका में तंतु रूप उपकरण फिली, हमने देखा था फिली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तंतु उपकरण किस में मिलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझो। आकर्षित करने का, एक बार आजा आजा आजा, हमने अच्छे से पढ़ा था। फिलीफ्रॉम स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी के आंसर बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यही जोश और जुनून चाहिए था, जिसमें से बहुत बढ़िया नीलम जी का आंसर भी आ चुका है। सभी लोगों के आंसर दिख रहे हैं, आप देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, भागीरथी जी का भी आंसर आ चुका है। फिलीफ्लॉम स्ट्रक्चर, डी इज द राइट आंसर, सिनर्जिड सेल। जितने लोगों ने भी लगाया है सभी बधाई के पात्र हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था एंट्रीपोडल सेल होती हैं, प्रति व्यासांत कोशिकाएं, इनमें कोई भी फिलीफ्रॉम नहीं होता। बीच में हमने देखा था कि भैया ये पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पर हमने देखा था एक छोटा बनाया था मैंने, दो बड़े बड़े बना दिए थे, या इनके ऊपर भी इस प्रकार से, और इनमें फिलीफ्लॉम इस प्रकार की संरचना निकली होती है जो आकर्षित करती है। मैंने आपको कोई सी एक्ट्रेस वैक्ट्रेस का भी एग्जाम्पल दे के पढ़ाया था, काजल अग्रवाल का, कि काजल अग्रवाल के दो फ्रेंड हैं, यहाँ से फिर वो एंटर करता है तो दोनों फ्रेंड साइड में हो जाती हैं, काजल अग्रवाल के साथ में ये जुड़ जाता है। तो याद रखना, सहायक कोशिकाएं हैं, हिंदी नेम याद नहीं था तो अब याद कर लेना हिंदी नेम, ठीक है। सहायक कोशिकाएं, इंग्लिश में आ जाएगा सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने मन से नहीं बनाए। नेक्स्ट बताओ, कौन सा बाईस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? बाईस्पोरिक हमने देखा था, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। भ्रूणकोश अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े थे, मोना, बाया और ट्राया। हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में ही बता दिया करो। बिल्कुल इंग्लिश भी इसकी दे देंगे आप लोगों को, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मन के बहकावे में जो आए। चलिए समय निकल रहा है, सभी के आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए, जल्दी से। चलो भैया, कृष्णा जी का आ गया, सभी लोगों के आंसर आ गए। देखो बाईस्पोरिक में हमने पॉलीगोनम हमने पढ़ा था, मोनोस्पोरिक में ओइनोथेरा मोनोस्पोरिक में पढ़ा था, एलियम और एंडमियम दो पढ़े थे हमने बाईस्पोरिक के अंदर। तो सी इज द राइट आंसर। आपको एलियम और एंडमियम मैंने आंख बंद करके याद भी कराया था, बस आपको अच्छे से आंसर देना है। क्लियर? अभी तक बताओ 11 में से 11 सभी के सही होंगे। नेक्स्ट पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, यूपी टीजीटी में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनिषेक फल उत्पन्न करने में ऑक्सिन प्रभावी होता है। अनिषेक फल बीज रहित होते हैं। अनिषेक फलन उत्पन्न करने के लिए केवल जिबरेलिन प्रभावकारी होता है। अनिषेक फलन में निषेचन नहीं होता है। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। सभी लोगों के आंसर मुझे तेजी से दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर इन प्रश्नों को पढ़कर नहीं जाएंगे या थ्योरी पढ़कर नहीं जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है पेपर देने का। चलिए भैया, सी इज द राइट आंसर। जिबरेलिन का कोई रोल नहीं होता भाई साहब, जिबरेलिन का कोई मैंने रोल नहीं पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। जिबरेलिन का कोई रोल नहीं रहता, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। और किसी का भी मुझे गलत नहीं दिखा। नेक्स्ट बताइए, भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक ... के भित्ति से घिरा होता है। किसकी भित्ति से घिरा होता है? भ्रूणकोश किसकी भित्ति से घिरा होता है? बताओ, अब तो ये तो बता दोगे यार। हाँ आरती जी, ऑक्सिन होता है, बिल्कुल ऑक्सिन आपको पढ़ाया था।
हार्मोन में भी पढ़ाया था। स्वराजी का आंसर आ गया। पूजा जी, सुषमा जी, कुमारी आरती जी, सबके आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए भ्रूणपोष हमने देखा था, भ्रूणपोष किससे घुरा है, बनता किससे है, तो हमने देखा था न्यूसीलस, और न्यूसीलस में ही क्या जाएगा फिर आपका मेगा स्पोरेंजियम से बना घिरा होता है। मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या बोल देते हैं, गुरु बीजाणु धानी। देखो ये 3 नाम याद रख लेना। मेगा स्पोरेंजियम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को ही हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम न्यूसीलस बोल देते हैं, न्यूसीलस। और न्यूसीलस को ही हम क्या बोल देते हैं, बीजांडकाय। क्या बोल देते हैं, बीजांडकाय। ये गंगाधरी शक्तिमान, शक्तिमानी गंगाधर, ये सब है। और इससे निकलती है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल निकलती है जो कि निर्माण किसका कर देती है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। फिर इसके अंदर भ्रूण बनता है, सब बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बताओ, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। द्विनिषेचन किसने देखा था बताओ, सबसे पहले पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। अब आपको समझ में आ रहा होगा पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आना चालू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी नवासीन के द्वारा, मतलब SG नवासीन इनका फुल फॉर्म मैंने अंदर एप्लीकेशन पे आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाके चेक करिए। हमने देखा था द्विनिषेचन क्यों होता है, कैसे होता है, उडोगोनियम के अंदर भी ये होता है, ये भी हम देख चुके हैं। सबका आंसर ए आ रहा है। नेक्स्ट बताओ, एंडोथिलियम इससे संबंधित होता है। एंडोथिलियम एक लेयर पढ़ाई थी मैंने आपको, किस में पढ़ाई थी बताओ, एंडोथिलियम लेयर पढ़ाई थी मैंने। ये सब आपके TGT, PGT, BPSC, UP टेट, MP टेट सब में पूछे हुए क्वेश्चन है। समय निकल रहा है। चलिए, एंडोथिलियम इससे भी संबंधित है। चलो सबके आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या है, एंडोथिलियम। हमने बीजांड के आंतरिक आवरण से, परागकोश के आंतरिक आवरण से, न्यूक्लियस भ्रूणपोष से, लघु बीजाणु से। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बीजांड के आंतरिक आवरण से हाँ मुझे याद आ गया। हमने पढ़ा था जो बीजांड होता है, इंट्यूगमेंट 2 पार्ट थे। 2 पार्ट में से हमने टैगमेन टेस्टा देखा था, जिसमें से टैगमेन का एक पार्ट हो रहा था आपका, जबकि एल्यून्यूरियन जो हमने पढ़ा था एक प्रोटीन से संरचना थी, वो भ्रूणपोष से संबंधित थी। ठीक है, तो एंडो बिल्कुल सभी ने, ए इज अ राइट आंसर, टेस्टा से संबंधित बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ मुझे, परिभ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलेंगे पेरिस्पर्म, अवशेष होता है। पेरिस्पर्म अवशेष होता है, किसका अवशेष होता है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं परिभ्रूणपोष। ये सब आपके पेपर में आए हुए हैं, PGT TGT वाले जितने जाओगे, TET वाले जाओगे, MPO UPO झारखंड TETO, कोई भी आपका एग्जाम हो उसी लेवल के सारे क्वेश्चन है ये। और कंप्लीट सिलेबस आपका मिल जाएगा आपको। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, 2-2 दिन के हैं वो। चलिए सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं भैया। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म क्या होता है, जब न्यूसीलस का कुछ बचा हुआ भाग रह जाता है तो वो एक कवर बना देता है। न्यूसीलस बोले तो बीजांडकाय, न्यूसीलस को क्या बोला जाता है, बीजांडकाय बोला जाता है। और ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई कठिनाई आ रही होगी। नेक्स्ट बताओ, परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण कहलाता है। नॉर्मली परागकण जब लाया जाता है स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर, तो वो नेचुरल प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। चलिए देखते हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। एक का भी गलत नहीं दिख रहा है एक का गलत, मुझे 1-2 के गलत भी दिख रहे हैं। तो देखो ये नॉर्मली हमने देखा था कि इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, वाइवो मतलब प्राकृतिक। लेकिन जब धतूरे के अंदर हमने धतूरा तैयार किया था वो कृत्रिम था। इन विट्रो मतलब कृत्रिम, और इन वाइवो मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से अंकुरण होता है, तो वो हो जाएगा। और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है PGT में। नेक्स्ट बताओ,
कुछ पौधों में वह प्रक्रिया जहां स्वपरागण से बचने के लिए परागण स्फुटन और वर्तिकाग्र ग्रहीता का समय समान नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है एक ऑप्शन में ही पता लग जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि भैया एक फूल नहीं चाहता कि उसी का मेल फीमेल मिले, तो मेल को एक समय टाइम बाद कर देता है, वो पका देता है, एक को बाद में पकाता है, एक को पहले पकाता है, एक को बाद में पकाता है, दोनों मिल ही नहीं पाते, या तो वो फट नहीं पाता, एक फट जाता है एक, तो ऐसे कैसे मिलेंगे, कैसे काम चलेगा। चलिए, तो ये तो सरल सा क्वेश्चन था और सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, बिल्कुल ए इज़ अ राइट आंसर। भिन्न काल परिपक्वता, अलग अलग काल में जब मेल, मान लो एक लड़का है एक लड़की है, एक 18 साल का हो रहा है और एक 25 साल में पूरा का पूरा परिपक्व हो रहा है, तो मिलेंगे कैसे ये लोग, ध्यान देना, सेम नहीं है, अलग अलग एज की हैं, तो भिन्न काल परिपक्वता बोला जाता है। ये याद कर लेना, मैंने दिया था, पेपर में आया हुआ है। एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक लाइन, एक एक अक्षर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है पेपर में पूछा है। हाँ, डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन, बहुत बढ़िया। चले भैया, नीलम जी का आंसर, सांगवी जी, सभी लोगों के आंसर आना लग गए हैं, बहुत बढ़िया। दोनों में अंतर कर लेना, जीटोनोगेमी और आपका जेनोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों में हमने बताया था जब अलग अलग प्रजाति के फूलों के बीच परागण हो रहा है तो जेनोगेमी। पक्का सभी लोगों ने ए लगाया है, बहुत सारे लोगों ने ए लगाया है। जेनोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों में आप अंतर देखिए, मैंने आपको एक बताया भी है, ऊपर में आपको अंतर एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको, बहुत सारे लोगों ने जीटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों में अंतर देख लो ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए। ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, देखो जीटोनोगेमी में क्या हो रहा है, जीटोनोगेमी में क्या हो रहा है, देखो जेनोगेमी में क्या होता है, दो अलग अलग फूल हैं, ध्यान देना, और अलग अलग पेड़ों के फूल हैं, दो अलग अलग, समझना वेल, वहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे अपन, वहाँ गलत आंसर तो नहीं लगाया। जीनोगेमी में क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के फूलों में काम हो रहा है, और जीटोनोगेमी में एक ही फूल के दो पौधे हैं, एक ही फूल के दो पौधे हैं जीटोनोगेमी में। चलिए, जीटोनोगेमी में एक ही फूल के दो पौधे हैं, तो यहाँ पे लिखा है दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच परागण, तो आपका जीनोगेमी सही तो है, जीनोगेमी सही है, बी आंसर सही है, ठीक है, जितने लोगों ने बी लगाया, क्योंकि जीटोनोगेमी तो एक ही पौधे के दो फूलों के मध्य होता है, और जेनोगेमी क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के फूलों के मध्य होता है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलें आगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन, एक ही पौधे के दो फूल, जीटोनोगेमी। अब आप गलत मत करना, पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया हो, पढ़ाने के बाद आप लोग गलत आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट बताओ, अनात्म परागणता पाई जाती है, अनात्म परागणता किसमें पाई जाती है, क्लेस्ट्रोगेमी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी किस में पाई जाती है, ये भी पढ़ाया है मैंने, बस आपने पढ़ते टाइम सोचा होगा ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछता है पेपर में, जबकि पेपर वाला पूछ रहा है। चलिए भैया, सभी लोगों को पता है मदार का जो पेड़ होता है उसके अंदर देखो क्या होता है, वो बीज, फूल खुल ही नहीं पाता, खिलता नहीं है, फूल नीचे है ज़मीन में, वहीं फट जाता है और मेल फीमेल मिल जाते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है अनात्म परागणता। नेक्स्ट बताओ, किस पौधे के बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी गई है, ये पूछा है इन्होंने इतना खतरनाक लिख दिया है, खोजी जा सकती है, मतलब कि बीज की उत्पत्ति किस पौधे से खोजी गई है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आंसर है, टीजीटी पीजीटी, आप पेपर में जाओगे आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, सभी का आंसर आ गया, बिल्कुल सिलेजिनेला। आप थ्योरी पढ़ोगे, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है आपको, आप उनको पढ़ोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। सिलेजिनेला इज़ द राइट आंसर है, तो इतना आप सभी को याद रखना है, सिलेजिनेला, बिल्कुल।
नेक्स्ट बताइए, इलेटेरिया कार्डेमम किसके अंतर्गत आता है? इलेटेरिया कार्डेमम बताओ। इलेटेरिया कार्डेमम शायद कल हमने नाम देखा था इसका साइंटिफिक नेम, इलेटेरिया कार्डेमम। इलेटेरिया कार्डेमम को अगर मैं हिंदी नाम बता दूं तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, लेकिन पेपर वाले ने ये लिख के दिया था, इसको बोलते हैं इलायची। इलायची बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए सबका आंसर आ रहा है बिल्कुल। इलायची क्या होता है? एक बीज पत्र होता है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ आपको पता है केरल में कार्डेमम, इलामलय की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वो एक बीज पत्री होता है, मोनोकोड होता है, उनको तोड़कर आप दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो याद रखना इलेटेरिया कार्डेमम। नेक्स्ट बताओ, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी की पूछ रहे हैं, ना कि वनस्पति विज्ञान के जनक। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आना चालू हो गए, बहुत बढ़िया। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? चलिए सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी, आपको बीरबल साहनी जी भी पढ़ाया मैंने, ओपी अयंगर आप जब पढ़ोगे उसके अंदर देखोगे तो इनको भी आप नोट कर लेना वहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ भी आपको याद रखना है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इनका नाम आपको याद रखना है। आप जीवाश्म विज्ञान से संबंधित जाओगे तो आपको अलग मिलेंगे, तो आप इनके नाम जरूर लिख लेना। नेक्स्ट बताओ, जब पराग नलिका भ्रूण पोष में फ्यूनिकुलम और आवरण मतलब इंट्यूगमेंट से होकर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब देखो, अगर आप पढ़ने से, अगर मैंने पढ़ाया नहीं होता और ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आपको दिक्कत आती है। अब मैंने थ्योरी कवर करा दी है, आपके सिलेबस को कवर करा दिया है, तो अब ये प्रश्न आपसे इजीली बन पाएंगे। चलिए भाई, सभी के आंसर आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। फ्यूनिकुलम और इंट्यूगमेंट, अब देखो यहां पर, अब यहां राइट आंसर हो जाएगा मीसोगेमी। जितने लोगों ने बाद में बदल लिए हैं अपने अपने पक्ष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला फ्यूनिकुलम, बोले तो आवरण जो है या फिर जो बीजांड ग्रंथ है वहां से एंटर कर रहा है तो वो मीसोगेमी। पेरोगेमी में तो मैंने आपको बताया था कि नीचे माइक्रोपाइलर से जा रहा है, चैलेजोगेमी में ऊपर से जा रहा है, चित्र में भी हमने देखा था। क्लियर। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से अंडाशय के भीतर पाई जाने वाली संरचना कौन सी है? अंडाशय के भीतर इनमें से क्या पाया जाता है? बताओ, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? समय निकल रहा है। अच्छा, नहीं बदला था आपने? हाँ मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कीस्पोरियम। इसी को हम आर्कीस्पोरियम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। बारिश हो रही क्या? बाहर लाइट झिलमिलाई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइक्रोस्पोर नहीं, बीजाणु थोड़ी बनते हैं, माइक्रोस्पोर तो बीजाणु होते हैं। हमारे अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। तो याद रखना आर्कीस्पोरियम स्पोरेंजियम नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं बताओ? इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोल रहा हूँ, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मकोद्भिद बोलेंगे। मैंने आपको बताया था वहां पर फीमेल और मेल, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद हमने देखा था। और जाइगोट को हिंदी में क्या बोला जाता है?
युग्मनज बोला जाता है। यहाँ पर आप देखो नर युग्मक आप बोलोगे मेल गैमेट, लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश नाम देखोगे तो गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ये पेपर में पूछा है, ये मैंने मन से नहीं बनाया, ये मैंने आपको लिख के भी बताया होगा वहाँ पर जब पढ़ाया है। मेल गैमेटोफाइट्स, नर बीजाणुद्भिद बोला जाता है, इसको याद रखना, छोटे छोटे से आकार का होता है। और महिला फीमेल वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तो वहाँ पर हमने देखा था फीमेल सेल को मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। नर युग्मक भी वैसे बोल सकते हैं परागकण को, लेकिन वो पूरे के पूरे को बोल दिया जाता है एंथर वेंथर को मिला के। आपको युग्मकोद्भिद याद रखना है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें नई नई आएंगी तो आपको वो सीखना भी है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात हो। जब बीजांड द्वारा निभाग तथा बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में हो तब अंडाशय कहलाता है। ये देखिए, ये तो आपको बढ़िया चित्र वित्र देखने पड़ेंगे इसमें। जब बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइलर, चैलेजा और फ्यूनिसिकल एक सीधी रेखा में सीधे हैं, तब वो अंडाशय क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये तो आपको वो अंडाशय के 5 प्रकार अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तब आप बता पाओगे इसका आंसर। चलिए, सभी लोग कोशिश बढ़िया कीजिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, कोशिश तो करो। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस याद रखना। अब ऑर्थोट्रोपस का आप एक बार जाके आज चित्र चेक करना। हमने ऑर्थोट्रोपस देखा था, मैं आपको चित्र बता देता हूँ। ये देखो, अलग अलग देखे थे हमने ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का, अरे कहाँ चला गया, ये है देखो, ऑर्थोट्रोपस पढ़ाया था मैंने, रिजु। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइलर है, ये माइक्रोपाइलर और निभागीय दोनों एक ही लाइन में हो रहे हैं, स्थिति के आधार पर परिपक्व होते हैं। बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभागीय दूसरे सिरे पर होता है, तो इस संरचना को ऑर्थोट्रोपस। चित्र याद है, नाम भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मैंने एक घोड़े के नाल वाला याद करवाया था, घोड़े के नाल वाला होता है एम्फीट्रोपस। घोड़े के नाल वाला कौन सा था, एम्फीट्रोपस। और 90 डिग्री वाला कौन सा था, हेमिएनाट्रोपस। हेमिएनाट्रोपस 90 डिग्री याद रखना। नॉर्मल कौन सा चलता है, ऑर्थोट्रोपस का वो पूछता है, घोड़ा नाल पूछ लेता है। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, हमने ये देख लिया था, इसके बाद भी ये देख लिया था, इसके बाद वाला ये भी देख लिया था, ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से किसमें, इसके बाद वाला देख लिया था ना, हाँ, निम्न में से किसके बीजों में वायु द्वारा प्रसार होता है। एनिमोफिली होता है, वायु लेकर जाती है। ये भी हमने एग्जाम्पल कुछ पढ़े होंगे। अब आपको नाम याद रखने और आपको पास होना है, जिसको वो याद रखेगा और अच्छे से जितनी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। चलिए, सभी के आंसर आना चालू हो गए हैं, बिल्कुल। कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया, कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया, अलग ही नाम दिख रहा है उसका, कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया। ये मैंने पढ़ाया एक बार, आप वहाँ पे जल वाले में भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सब में एग्जाम्पल लिखे हैं, अब आपको याद कर लेने एक बार। मार्टिनिया एवं यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है। मार्टिनिया एवं यूरेना में किस प्रकार से जाते हैं, वो किस प्रकार से जाते हैं, मार्टिनिया यूरेना, ये भी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताए थे। ये सब पेपर में पूछे गए हैं, ये मन से नहीं बता रहा मैं कि मन से बना बना के क्वेश्चन आपको डाले जा रहे हैं। चलिए, तो इसका याद कर लेना, अगर याद ना हो तो आप लोगों को, कि जंतुओं के द्वारा होते हैं। जंतु आते हैं और बैठकर इनसे चीज़ें लेकर चले जाते हैं, तो जंतुओं के द्वारा होता है। एक बार आप अपनी PDF में इसको चेक कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित बीजांडों में से किसमें भ्रूणपोष घोड़े की नाल के आकार का होता है। घोड़े की नाल के आकार का किसमें होता है, ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, PGT, TGT, TET में।
जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं। सी 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 बिल्कुल, अनुप्रस्थ हेमिएनाट्रोपिस, हेमिएनाट्रोपिस, ठीक है, इंग्लिश में बता दीजिए हेमिएनाट्रोपिस, ठीक है, अनुप्रस्थ बीजांड बोलते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड हेमिएनाट्रोपिस। चलिए नेक्स्ट बताओ, जल निमग्न पौधों में जल द्वारा परागण कहलाता है। जल के अंदर जो डूबे हुए हैं पौधे, उनमें जल का परागण के क्या कहलाता है, बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया था, ऐसा नहीं है, हर चीज़ आपको बिल्कुल पढ़ाई हुई है। आपको बढ़िया पीडीएफ में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। और जितने लोग वास्तव में इस बार पेपर में सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। अदा जल परागण, अदा मतलब हमने देखा था नीचे की ओर जा रहा है, हाइपो, हाइपो हाइड्रोफिली। अदी मतलब ऊपर तैर कर जा रहा है, ऊपर, एपी हाइड्रोफिली बोला जाता है, और नॉर्मली पानी तो हाइड्रोफिली, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। नेक्स्ट बताओ, अलग अलग शाखाओं पर स्थित पुष्पों में परागण कहलाता है। अलग अलग शाखाओं पर बताइए, अलग अलग शाखाओं पर स्थित पुष्पों में परागण, एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बता रहे हैं ये समादपी इतर पाद परागण, समादपी इतर परागण। इसको इंग्लिश नाम में एक बार आपको बता दूंगा, देखिए, पर निषेचन मतलब क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाएगा, परनिषेचन कहलाएगा। हमने स्वनिषेचन, परनिषेचन, लेकिन यहाँ पर जो समादपी इतर परागण हो रहा है, यहाँ पर एक अलग अलग शाखाओं पर, एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर पुष्पों में परागण क्या कहला रहा है, इतर, इतर, संपादपी है, ये संपादपी होगा, ये समादपी की जगह संपादपी आ जाएगा यहाँ पर, याद रखना, इतर परागण। इसको एक बार अपन देख लेंगे, इंग्लिश नाम जेनेटोगेमी, हाँ ऐसे ही कुछ हो सकता है, जेनेटोगेमी, जेनोगेमी, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको इंग्लिश में भी, आप थोड़ा सा देख लेना। अगर ये इंग्लिश नाम दिया होता तो यहाँ पर क्या दे के रखा होता, वो जेनेटोगेमी दे के रखा होता, बिल्कुल, जीटोनोगेमी, हाँ जीटोनोगेमी के अंतर्गत ही आ जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में नाम दे दिया उन्होंने ज़्यादा ही। आवृत्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद होता है। अब देखो, अब देखो, आंसर दो आप। युग्मकोद्भिद लिखा है उन्होंने, युग्मक नहीं लिखा है यहाँ पर। आवृत्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद होता है, हाँ वहाँ पर हिंदी की जगह इंग्लिश में जीटोनोगेमी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए बताइए, अब देख रहे हैं, अब एक जैसी दिख रहे हैं, सारे के सारे एक जैसी दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो आवृत्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद किसको बोल दिया जाता है, भ्रूण कोष को बोल देते हैं, पूरे एम्ब्रियो सैक को बोल दिया जाता है, याद रखना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर क्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है, यहाँ पर आप देखोगे बीच में। अब यहाँ पर ये है, ये आ जाएंगी इस तरह से। तो अब आप बोलोगे ये जो एग सेल है, एग सेल, एग सेल, ये भी देखो ये किसके अंदर है, भ्रूण कोष, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, भ्रूण कोष आ रहा है, एम्ब्रियो सैक आ रहा है। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक को ही मानकर चल रहा है और ये टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज मैं भी हो गया था, ध्यान देना, लेकिन मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपको लिया है ताकि आपको ये पता हो जाए कि जो अंडा पे ये अंडा है सब इसके अंदर है, भ्रूण कोष के अंदर है। तो आपको याद रखना है मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोष और पोलन ग्रेन परागकण मेल युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट होता है। दो आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन मिट गया अब आपका। नेक्स्ट बताओ, आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद होता है। लो आप इसका आंसर क्या दोगे, अब इसका आंसर क्या दोगे, सब देना मिलके इसका आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, अब तो सब इसका एक का भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपका। सी इज अ राइट आंसर, परागकण, परागकण इज अ राइट आंसर। मेल फीमेल दोनों के नाम याद रखना है अब आपको। नेक्स्ट बताइए, गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है। गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है।
समय निकल रहा है आप लोगों का गेहूं के दाने के किस भाग में? समय हाथों से निकला जाए। चलिए समय होता है समाप्त आपका। तो हमने पढ़ा था भैया कि इसमें जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष ही क्या होता है आपका गेहूं में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से एक बार आप वहां पर चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भ्रूणकोष में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? अब तो ये तो रिपीट भी हो गया है और अब आप आराम से बता पाओगे, एक का भी गलत नहीं होगा, एक का भी ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया प्रतिव्यासांत कोशिकाओं वाला? हाँ चलिए भैया, सभी लोगों के सी आंसर आ रहा है बिल्कुल। ओइनोथेरा, ओइनोथेरा के अंतर्गत हमने देखा था प्रतिव्यासांत कोशिका मोनोस्पोरिक के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पॉलीगोनम में नॉर्मल केस होता है। बताओ बीज विकसित होते हैं, ये तो यार बच्चों वाला पूछ लिया, लेकिन पीजीटी ने पूछा है तो आपको बच्चों को पढ़ाना है। बताओ जल्दी से। चलिए समय होता है समाप्त आप लोगों का। सभी के आंसर आने लगे। डी 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 डी, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। बीजांड से, ओव्यूल से बीज बनता है, याद रखना, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। बीज कैसे बनता है, बीज में क्या बनता है, कैसे होता है, सब पढ़ा है। निम्न में से कौन आगुणित नहीं है? निम्न में से कौन सा आगुणित नहीं है? बहुत बढ़िया। कौन सा आगुणित नहीं है? मतलब यहां पर हमने देखा है एन की जगह कौन सा 2n है। जल्दी जल्दी आंसर दो। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आने लगा है, क्योंकि सर न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉइड कोशिका होती है। ये हैप्लॉइड की बात कर रहा है, और हैप्लॉइड बीजांडकाय नहीं होता है सर, क्योंकि बीजांडकाय न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ाया है डिप्लॉइड सेल होती है, 2n होती है। मियो से सेल डिवीजन होकर 4 में बदल जाती है, 3 मर जाते हैं, 1 बचता है, 1 में 8 केंद्रक बनते हैं, भ्रूणकोष बनाता है। पूरा पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट बताओ, विट्रो परिस्थितियों में वृद्धि करने वाले परागकणों से विभेदित होने वाले पादप कहलाते हैं। विट्रो परिस्थितियों में याद रखना, जबरदस्ती इनका क्या कराया जा रहा है, जबरदस्ती पौधे बनाए जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। पुंजनीय पादप के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, धतूरे में ऐसा किया गया था पहली बार, धतूरे के अंदर कर रहे थे ये सब। चलिए बहुत बढ़िया। पुंजनीय, पुंजनीय, नीय नी, नीय भी लगा देना, पुंज भी दिया है, नीय भी, पुंजनीय। ठीक है, पुंज और पुंजनीय में कंफ्यूज मत होना पेपर में। नेक्स्ट, मेसोगेमी में पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। मीसोगेमी में पराग नलिका बीजांड में कहां से प्रवेश करती है, बताइए। मीसोगेमी में पराग नलिका बीजांड में कहां से प्रवेश करती है? समय निकल रहा है आप लोगों का। चलिए भैया, सभी लोगों के आंसर सी 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 आ रहे हैं, तो सी इज राइट आंसर। अद्या, एक मिनट मैं पढ़ तो लूँ मैं एक बार। बीजांड के द्वारा नहीं, बीजांड द्वार के द्वारा तो क्या कहलाएगा आपका, माइक्रोपाइलर के द्वारा जाएगा, निवाहक के द्वारा चैलेजोगेमिया जाएगा। अद्यावरणों के बीच से ऊतकों को बिना छिद्रित करते हुए, अद्यावरणों के बीच से ऊतकों को छिद्रित करते हुए आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, उसी के अंदर से ही तो निकलेगा, तो छिद्रित करते हुए निकलेगा, उनमें हॉल करते हुए निकलेगा। ध्यान देना, ऊतकों को बिना छिद्रित करे कैसे निकल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पेपर में ऐसा आ रहा है तो आप अब आराम से सही लगा दोगे। क्लियर। अभी इसके ध्यान देना। अब बताओ मुझे 40 में से किसके नंबर आए? 40 में से 40 किसके नंबर हैं, किसके कितने नंबर आए?
60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी तो अपने। तो अपन ऐसा करेंगे कल वाले सेशन में और 60 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। पहले मुझे बताओ, ताकि आप एक बार और पढ़ के आ जाओगे। तो यहाँ से अब आपके क्वेश्चन जो 60 रहेंगे वो 60 बेहतरीन प्रश्न जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, 34 40 में से नॉट बैड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ, पेज पर लिखिए कि आप लोगों ने किसके कितने नंबर आए। और हम जो चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने सारे गलत कैसे हो गए? चलो मैं 1 मिनट में बात करता हूँ आप लोगों से। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे हम, पार्ट 2 60 क्वेश्चन उसमें और रहेंगे कंप्लीट। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के हैं आपके सारे। अगर आप हमारा कंप्लीट बैच परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कंप्लीट आपको बैच मिल रहा है। आप अभी भी पढ़कर पूरा का पूरा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो। और कुछ भी असंभव नहीं है अगर ठान लिया जाए तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।